अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो उन कुछ टेस्ट्स के बारे में है जो रूमेटोलॉजी के डायग्नोसिस से रिलेटेड हैं, रूमेटिक डिजीज़ से रिलेटेड हैं। और इससे पहले कि मैं डिजीज़ की तरफ आऊँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो डिजीज़ हैं वो किन कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। इस दफ़ा मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से टेस्ट्स हैं जो हम स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए करवा सकते हैं और अपने डायग्नोसिस को रूल आउट कर सकते हैं। हम किस तरह से फिगर आउट करेंगे कौन सी डिज़ीज़ कौन से टेस्ट के लिए बेहतर है और कौन सा टेस्ट करवा के हम कौन सी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस को। ये भी एक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसकी डिजीज़ हैं उनका इट्सेल्फ उनको उनके बारे में याद करना, उनकी जो चीज़ें हैं उनको याद करना, उनके साइन एंड सिम्टम्स को याद करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। उनके ट्रीटमेंट्स को याद रखना वो इतने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं है। ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होगा आपको याद करने में। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशंस और इसके डायग्नोसिस को स्ट्रेटिफाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए पिछला लेक्चर और ये लेक्चर, ये दोनों लेक्चर्स मैंने सिर्फ डायग्नोसिस तक ही महदूद रखे हैं। ठीक है, अभी भी आज जब हम ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल द टेस्ट दैट आर रिलेटेड टू रूमेटिक डिजीज, क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो सिर्फ होते ही रूमेटोलॉजी में हैं और किसी सिस्टम में उनका कोई रोल भी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले जो है वो टेस्ट है जॉइंट इंस्पिरेशन। पहला क्वेश्चन जॉइंट एस्पिरेशन के बारे में आता है जो आर्थ्रोसेंटेसिस हम करते हैं। व्हेन डू वी डू अ जॉइंट एस्पिरेशन? जब भी एक्यूट मोनो आर्थराइटिस होगा हम ज़रूर करवाएंगे जॉइंट एस्पिरेशन। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये कहा था कि सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे में ये कहा जाता है कि इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपका। बिकॉज आप कभी भी ऐसा पेशेंट जो मोनो आर्थरेटिक डिजीज़ के साथ आपके पास आए और उसको सिम्टम्स भी हों तो आप उसको घर नहीं जाने दे सकते अनटिल अनलेस आप ये रूल आउट ना कर लें कि उसको सेप्टिक आर्थराइटिस है या नहीं है। अगर है तो फ़ौरन से ऑब्वियसली आपको उसको ट्रीटमेंट करना है इमीडिएटली, बिकॉज सेप्टिक आर्थराइटिस विद इन अ डे और टू ऐसी इरोजन्स करवाता है जॉइंट में, ऐसी सवियर डिजीज़ होती है, ऐसे सख्त सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट को एक दिन बाद ये लगता है जैसे शायद वो कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और लिटरली इतना पेनफुल और इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, सो इसलिए सेप्टिक आर्थराइटिस को बिफोर हैंड रूल आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई we have to do aspiration or arthrocentesis any patient which presented with osteoarthritis, oh sorry, presented with monoarthritis। अच्छा, कंट्राइंडिकेशंस ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आप आर्थ्रोसिंथेसिस करते हैं अगर आपको क्योंकि उसमें भी आपको ये पता है कि ये अक्यूट मोनोआर्थराइटिस है, और अगर मोनोआर्थराइटिस के साथ अक्यूट मोनोआर्थराइटिस के साथ आपके पास पेशेंट आए और यंग एज में हो, और अगर मैं से हमें वो बता रहा हो कि उसकी ऐसी हिस्ट्री है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन माई लाइफ लास्ट लेक्चर कि अक्सर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एग्जिस्टिंग कोमोबिडिटी लाजमी होगी। कंट्राइंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? ज़ाहिर है अगर उस जॉइंट के ऊपर जो मोनोआर्थरेटिक जॉइंट है, जो अफेक्टेड जॉइंट है, उसके ऊपर सेलुलाइटिस हुआ हुआ है तो आप कभी भी आर्थ्रोसेंटेसिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर उस सेलुलाइटिस के ऊपर ऑलरेडी अगर वहाँ पे सेलुलाइटिस है और अगर आपने उसमें आपने नीडल इंसर्ट की फॉर एस्पिरेशन, तो आप जो बाहर सेलुलाइटिस में बैक्टीरियाज होंगे उनको एक पूरा ट्रैक बना के दे देंगे कि वो सीधा सेप्टिक कर दें जॉइंट को। वो जॉइंट जो ऑलरेडी सेप्टिक नहीं था, वो जॉइंट जिसमें ऑलरेडी शायद वो सेप्टिक ना हो, शायद सिर्फ सेलुलाइटिस हो, लेकिन आप एस्पिरेशन करना चाह रहे थे, आपने ये रूल आउट नहीं किया कि ऊपर सेलुलाइटिस है या नहीं है, आपने सेलुलाइटिस को इग्नोर कर दिया। तो अगर आप उसमें नीडल इंसर्ट करेंगे तो एक्चुअली उस सेलुलाइटिस में जो बैक्टीरियाज होंगे उनको एक चैनल दे देंगे, एक ट्रैक दे देंगे कि वो जॉइंट के अंदर तक चला जाए। ठीक है, सो इसलिए be careful in those patients who presents with cellulitis above the same joint in which the patient feels pain। ठीक है, तो आपको सेलुलाइटिस को पहले रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लीडिंग डायथेसिस का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो रही होती है बिकॉज ऑफ फैक्टोरियल डेफिशिएंसी। ठीक है, ये कभी भी प्लेटलेट डेफिशिएंसी से नहीं होती, बिकॉज ये मेजर ब्लीडिंग है, और मेजर ब्लीडिंग अगर आपने पहले पढ़ा हो तो मेजर ब्लीडिंग हमेशा फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उन फैक्टर्स की जो डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल बेशुमार ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग डायथेसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट टेस्ट डू वी गेट?
अगर फॉर एग्जांपल आपने जॉइंट एस्पिरेशन कर ली है आपने, एस्पिरेट कर लिया है जॉइंट फ्लूइड, क्या करेंगे फिर उस फ्लूइड का? ज़ाहिर है उस फ्लूइड के साथ हमने खेलना तो नहीं है, उसको हमने किसी न किसी तरह उसमें से उसके साथ हमने रूल आउट करना है कि वो उसमें है क्या, प्रॉब्लम क्या है, वो जो एस्पिरेट किया है हमने फ्लूइड, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इस जॉइंट के फ्लूइड में सेप्सिस आ चुका है। उसके लिए ये यहाँ पे आपके सामने निमोनिक है, 3 C's का। सेल्स देखेंगे, सेल्स मीन वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे, दैट इज द मोस्ट एंड दैट इज द ओनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि आपने WBCs सबसे पहले देखने हैं। अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन किया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए ड्यूरिंग MCQs, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है एस्पिरेशन साइटोलॉजी में, एस्पिरेशन ऑफ जॉइंट में, वो हमेशा आपके सेल्स होने चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए। उसके बाद कल्चर करवाएंगे आप, ज़ाहिर है आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, ताकि आप उसी बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली हिट करें एंटीबायोटिक्स से। क्रिस्टल्स से आप ये देखना चाहेंगे कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स तो कहीं जॉइंट में इकट्ठे नहीं हो गए, कहीं इसमें गाउट या सूडो गाउट के सिम्टम्स तो नहीं हैं, बिकॉज उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको मोनोआर्थराइटिस हो सकता है। ग्राम स्टेनिंग से भी आप ये देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट। अच्छा, अगली बात, अब मैंने जो आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वाइट ब्लड सेल्स का क्या काउंट है उस जॉइंट में, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखेंगे कितने सेल्स होंगे तो हमें कौन से डायग्नोसिस के करीब जाना है। मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि ये टेस्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ही सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि हम स्ट्रेटिफाई कर सकें कि कौन सा डायग्नोसिस या कौन सा जो टेस्ट है वो कौन से डायग्नोसिस के करीब हमें लेके जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो DJD है, ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, ये हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। तो बहुत सारी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, यहाँ पे देखिए कि WBCs की काउंट कितना कम है, लेस देन 2000। अगर जॉइंट के एस्पिरेट हमने किया और अगर हमें ये पता चला कि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेस देन 2000 WBCs हैं, तो फिर आपको उसको सवियर एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, उसको एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उनमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, गाउट भी है, CPPD भी है। जो CPPD है, ये जो पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स इसमें जो बनते हैं, वो जो पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं वो एक्चुअली सूडो गाउट में हमें नज़र आते हैं। ब्रोम्बाइड शेप्ड, हेक्सागोनल शेप्ड, ऑक्टागोनल शेप्ड होते हैं, और जो गाउट होते हैं उसमें हमेशा नीडल शेप्ड होते हैं और नेगेटिव बायरफ्रेंजेंट होते हैं। इसको याद करने का ये तरीका है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो WBCs हैं वो 5000 से 50,000 तक होने चाहिए। अगर 5000 से 50,000 तक आपको WBCs एस्पिरेशन के बाद उस फ्लूइड में नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 डायग्नोसिस हो सकते हैं: रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट एंड CPPD, विच इज सूडो गाउट आल्सो। अच्छा, अगर हमें लगता है कि ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, CPPD, तो फिर इनको आगे फर्दर कैसे कैटेगराइज करोगे? ऐसे कैटेगराइज करोगे कि अगर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप रोमेटॉइड फैक्टर करवा के देख लोगे, ठीक है? अगर वो भी पॉजिटिव निकल आएगा और बाकी सिस्टमैटिक सिम्टम्स आपको इतने नजर आएंगे, रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो बहुत क्लियरली पकड़ा जाता है, उसके इतने क्लियर कट सिस्टमैटिक फैक्टर्स हैं कि जो आपको पता चल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में। उसके बाद फिर ये आपको पता है कि पोली आर्थरेटिक है, सिमेट्रिक डिजीज़ है, तो फिर उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। हालांकि गाउट एंड सूडो गाउट ऐसे नहीं हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में आते हैं और समटाइम्स बहुत कम, बहुत बहुत कम माइग्रेटरी में भी आते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है? तो फिर इससे भी हमें ये पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट में हो सकता है कि गाउट हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो या CPPD हो।
जी, तो हम बात कर रहे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, गाउट की और सीपीपीडी की। और उसके बाद फिर अब अगर फॉर एग्जांपल हमने कैटेगराइज करना है कि कौन सा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो क्लियर कट पता चल जाएगा। गाउट, सूडो गाउट को अगर हमने देखना है कि इसमें से कौन सा है, तो एक तो पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, और पायरोफॉस्फेट डेपोजिशन होगी, सीपीपीडी होगा। और एक में हमें पता चल जाएगा कि अगर हम उनको देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, तो जो नीडल शेप्ड और नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट होंगे, तो अगर ये हमें जॉइंट के एस्पिरेशन फ्लूइड में मिल जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये नेगेटिव बायरफ्रिंजेंट गाउट है। और नीडल शेप्ड होंगे क्रिस्टल्स। अगर तो वही क्रिस्टल्स सीपीपीडी हैं, एक पॉजिटिव फायर बायरफ्रिंजेंट है, तो पॉजिटिव साइन से, प्लस साइन से आप याद रखें कि ये नेगेटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव बायरफ्रिंजेंट प्लस शेप्ड होंगे, रोम्बाइड शेप्ड होंगे, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप्ड होंगे, ठीक है। सो फिर इस तरह से हम रूल आउट कर लेंगे कि इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कौन सा है। उसके अलावा, हाँ जी, अच्छा, ठीक, ठीक, ओके। उसके अलावा जो सेप्टिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस में देखें, ये क्लियर कट सामने आपको नज़र आ रहा है कि अबव 50,000 अगर डब्ल्यू हमें मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो सेप्टिक आर्थराइटिस है। कभी भी आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में या डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ में, जो उससे जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस आपको मिलेगा, उसमें कभी भी डब्ल्यू अबव 50,000 नहीं मिलेंगे। अबव 50,000 का मतलब ये है कि ये सेप्टिक जॉइंट है और ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस है अगर इसको ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए अर्ली, एक्यूटली। एक और बात बड़ी ख़तरनाक है, जो कि इसकी आप आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिस्टल चलो नेगेटिव है, वो क्रिस्टल नेगेटिव होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि गाउट सूडो गाउट तो रूल आउट हो गया ना, पॉजिटिव बायफ्रेंजेंट है, नेगेटिव बायफ्रेंजेंट है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाली है, ज़रा आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम स्टेन और कल्चर यूजुअली नेगेटिव। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई? बिकॉज सेप्टिक आर्थराइटिस में वी आर सपोज टू गेट ग्राम पॉजिटिव स्टेन। हमें टेस्ट पे ग्राम पॉजिटिव स्टेन आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ बैक्टीरिया कॉजिंग सेप्टिक आर्थराइटिस। बट यहाँ पे एक एक्सट्रीमली रेयर बात यह है कि ग्राम स्टेन और कल्चर दोनों ही आपको अक्सर नेगेटिव मिलेंगे गोनोकोकल आर्थराइटिस में। स्टेफिलोकोकल में मिल सकते हैं, लेकिन स्टेफिलोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस बहुत रेयरली होता है। सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स में गोनोकोकल आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, और वो गोनोकॉकल में ग्राम स्टेन और कल्चर नेगेटिव होएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, इफ यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग, आपको ग्राम स्टेन का और कल्चर का वेट नहीं करना, क्योंकि ग्राम स्टेन और कल्चर का अगर आपने वेट कर लिया तो वो नेगेटिव भी आ सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रीट नहीं करना। तो फिर इस बात से मैं क्या समझ आती है? इस बात से मैं ये समझ आती है कि रिलाई ऑन डब्ल्यू। दैट्स वाई जो मैंने लास्ट स्लाइड में मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि सेल्स पे गौर कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स, 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 डब्ल्यू, ठीक है। सो इस बात से हमें पता चला कि सेप्टिक आर्थराइटिस में जो मेन रोल है वो डब्ल्यू काउंट का है। उसके बाद टेस्ट, अब जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ के बारे में बात है, जो न्यूक्लियस है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे। अब एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो ए होगा, कॉमन इन सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस फॉर योर लेवल। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में, या लूपस में जिसको अगर शॉर्टली हम इसको कहें, लूपस में 97% ऑफ द टाइम्स क्लिनिकली क्लिनिकली एएनए पॉजिटिव होता है, या फिर इसकी सम डिवीजन्स या सबसेट्स पॉजिटिव होते हैं क्लिनिकली। अगर बुकिश बात करें तो 100% आपके लेवल के लिए 100% एएनए पॉजिटिव निकलेगा या उसके सबसेट्स पॉजिटिव निकलेंगे। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट, बिकॉज इफ इट कम्स पॉजिटिव देन देयर इज अ डिजीज, डेफिनेटली देयर इज अ डिजीज अंडरनीथ, ठीक है। सो फिर इसलिए एएनए हमेशा अगर पॉजिटिव निकल आएगा तो डिजीज़ होगी, बट इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि अगर ये नेगेटिव आ जाए, दैट डज नॉट एक्सक्लूड द डिजीज़, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एएनए एंटीबॉडीज अगेंस्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, कॉमन इन एसएलई, लूपस, और जोग्रेन्स में भी और स्क्लेरोडर्मा में भी। स्क्लेरोडर्मा में भी आपको नज़र आ सकते हैं एएनएज, एसएलई में भी, जोग्रेन्स में भी। जोग्रेन्स, जो जोग्रेन्स है, स्क्लेरोडर्मा है, इन दोनों
के सिम्टम्स इतने डिफरेंट हैं लूपस से कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ANA यहाँ पे पॉजिटिव किस लिए है, ठीक है। क्योंकि लूपस की सिम्टम्स, जॉर्गन्स की सिम्टम्स और स्क्लेरोडर्मा के एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं। आपको क्लिनिकली ऑलरेडी पता चल जाता है कि इस पेशेंट में मैं ANA किस लिए करवा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात बड़ी अमेजिंग है, ये थर्ड पॉइंट पढ़िए, मे बी सीन इन नॉर्मल पेशेंट्स। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लूपस की वजह से ANA पॉजिटिव है, जॉर्गन्स की वजह से पॉजिटिव है, स्क्लेरोडर्मा की? बिकॉज वी आर गोइंग टू कोरिलेट क्लिनिकली। देखिए, एक पेशेंट है आपके पास आया है ड्राई आइज के साथ, ड्राई माउथ के साथ, ओडाइनोफीजिया के साथ, फौरन आप जॉर्गन्स की तरफ चले जाएंगे। एक पेशेंट आया स्क्लेरोडर्मा का रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ, फौरन आपका ANA आपको पता चल जाएगा ANA अगर पॉजिटिव है तो स्क्लेरोडर्मा है। एक पेशेंट है लूपस नेफ्राइटिस के साथ आपके पास आया है, ड्रग इंड्यूस्ड लूपस के साथ आया है, बटरफ्लाई रैश के साथ आया है, बेशुमार फोटोफोबिया है, स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, आपको ANA पॉजिटिव फौरन SLE की तरफ ले जाएगा। सो बेसिकली ये ANA पॉजिटिव जो है वो इन डिजीजेज में कंफ्यूज नहीं करता आपको, बिकॉज क्लिनिकली ये डिजीज बड़ी ऑब्वियस है। तो अगर आप ANA पॉजिटिव आ भी जाता है तो आपको खुद पता चल जाता है कि ये किस तरफ आपको लेके जा रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी कि ANA का पॉजिटिव होना ये लूपस की तरफ हमें लाजमी लेके जाता है। तो नॉर्मल पेशेंट्स का हमें कैसे पता चला? देखिए, कभी भी आप रूटीनली आपने नहीं सुना होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपसे कहें जाओ जी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करवा के ले आओ। ऐसा नहीं होता। अगर ANA पॉजिटिव एक नॉर्मल पेशेंट का पॉजिटिव निकल आता है, एक नॉर्मल पेशेंट आता है आपके पास और आपको आगे कहता है जी मेरा सर मैंने टेस्ट करवाया था, मेरा ANA पॉजिटिव है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स नथिंग। कोई कोई नहीं, क्योंकि नॉर्मल में ही पॉजिटिव होता है, सो इट्स ओके। जब आप क्लिनिकली ही मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो ये ANA का पॉजिटिव होना मैटर नहीं करता। फिर इन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज के कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे यहाँ रिम्स लिखा हुआ है और न्यूक्लियर लिखा हुआ है। इन ये हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक सी चीज़ें। ये इनके ऊपर आप डायग्नोज कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ डिजीज़ की तरफ ये इशारा कर देते हैं। जैसे स्पेकल्ड जो होता है, स्पेकल्ड शेप जो होते हैं पैटर्न्स, उनकी कोई वो नहीं होती, कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। सेंट्रोमेयर के बारे में कहा जाता है कि वो क्रेस्ट से रिलेटेड होते हैं। SLE के बारे में कहा जाता है कि जैसे ये रिम यहाँ पे लिखा हुआ है, रिम शेप्ड ANAs के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एंटीबॉडीज ANAs जो कि आपके SLE के अगेंस्ट बनेंगे, ठीक है। तो रिम शेप, बस ये जो उन्होंने पैटर्न्स दिए हुए हैं ये हैं वैसे नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब ये नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये एब्सेंट होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ नहीं है। सो इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। न्यूक्लियोलर सेंट्रोमेयर आगे एक स्लाइड आएगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या, कहाँ, कौन से डिजीज़ के लिए कौन से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर ये एब्सेंट हैं दैट मीन्स नथिंग। अच्छा, सबसेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। डबल स्ट्रैंडेड DNA ANAs जो बनेंगे, एंटीबॉडीज जो डबल स्ट्रैंडेड DNA के अगेंस्ट बनेंगे, एंटी DS DNA भी कहते हैं जिनको, दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लूपस। एंटी स्मिथ एंड एंटी DS DNA अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा चांसेस दे देते हैं कि इस पेशेंट में लूपस मौजूद है। अब देखें, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता रहा होगा कि लूपस है, आप ब्लड टेस्ट करवा के उसकी कंफर्मेशन कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये, जाहिर है कोई चीज़ आपको इस तरफ लेके गई है, कोई रैश लेके गया है, कोई लूपस नेफ्राइटिस आपको लेके गया है, कोई ड्रग आपको लेके गई है लूपस की तरफ, तो ही तो आपने ये टेस्ट करवाया है। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, आंखें बंद करके समझ लें कि उसको लूपस है। हाँ, अगर ये नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लूपस नहीं है। दैट्स वाई दीज आर वेरी सेंसिटिव, नॉट स्पेसिफिक। एंटीहिस्टोन के बारे में भी कहा जाता है कि एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ड्रग इंड्यूस्ड लूपस में बहुत कॉमन है। आगे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो हमने पैटर्न्स के बारे में बात की थी, ये वो पैटर्न्स हैं। अगर ये पैटर्न बना हुआ होता है, रिम शेप्ड पैटर्न होगा ANA इसका, तो वो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस में पाया जाता है। डिफ्यूज और स्पेकल्ड होगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सेंट्रोमेयर है तो क्रेस्ट में पाया जाता है। क्रेस्ट जो है ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा की एक लिमिटेड फॉर्म है। न्यूक्लियोलर जो होते हैं वो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में पाए जाते हैं। तो फिर ये जो हैं, ये जितनी भी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं, लेकिन दीज आर वेरी नॉन स्पेसिफिक। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैं MCQ तो इसमें मैं नहीं दूंगा क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी हैं याद रखने के लिए। दिस स्लाइड इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके आगे जो ये लाइंस लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम बात करते हैं। एंटी DS DNA SLE ओनली इन SLE 60% पॉजिटिव।
अगर ये प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है ये 60% पॉजिटिव होते हैं, और अगर ये प्रेजेंट है तो डेफिनेटली एसएलई है। एन इंडिकेटर, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडिकेटर है, जितना ज़्यादा काउंट एंटी डीएस डीएनए का होगा उतनी ही डिजीज़ वर्स मिलेगी। इसका मतलब है कि इस वक्त एक्यूट फ्लेयर में है डिजीज़, ठीक है। और लूपस नेफ्राइटिस भी अगर डीएस डीएनए ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि लूपस आपके नेफ्रेटिक सिस्टम को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब आपकी किडनीज को एसएलई ने इन्वॉल्व कर लिया है अगर एंटी डीएस डीएनए बहुत ज़्यादा काउंट में आपके ब्लड में प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद एंटी स्मिथ, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, एसएलई में 25 से 30% प्रेजेंट होता है। एंटी हिस्टोन उन लूपस एसएलई में, आगे हम पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स लूपस करवाती हैं, उन लूपस में एसएलई में मौजूद होंगी जो ड्रग्स की वजह से हुआ है, उनमें आपको एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। एंटी रो एंड एंटी लॉ, जिसे सजोग्रन सिंड्रोम ए, सजोग्रन सिंड्रोम बी एंटीबॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। एंटी रो एंड एंटी ला ये दोनों के दोनों सजोग्रन सिंड्रोम के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन एंटी रो की जो एक और स्पेसिफिक बात है वो ये है कि ये नियोनेटल लूपस में भी पाया जाता है। एंटी रो एंटीबॉडीज़ बने, एक माँ में अगर एसएलई थी तो एंटी रो एंटीबॉडीज़ उस एसएलई के अगेंस्ट बने, देन दीज एंटीबॉडीज़ विल क्रॉस द प्लेसेंटा और फिर ये हार्ट ब्लॉक करवाते हैं बच्चों में। तो ऑलरेडी जिस पेशेंट में एसएलई होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके जो बच्चे में हमेशा हार्ट ब्लॉक को रूल आउट किया जाता है, और फिर अगर हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स आते हैं तो उसे पेसिंग की जाती है, पेस दिया जाता है। Sjogren syndrome in 3% ऑफ ANA नेगेटिव लूपस, ANA नेगेटिव लूपस में भी एंटी रो पॉजिटिव मिल सकता है, बट जस्ट 3%, एंड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एक्चुअली टू रिमेंबर। एंटी सेंट्रोमेयर, फिर वही बात, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज जो हैं वो क्रेस्ट जो सिंड्रोम है विच इज़ ए लिमिटेड फॉर्म ऑफ स्क्लेरोडर्मा, उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंटी आर एन पी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी आर एन पी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, नीदर दे आर वेरी सेंसिटिव। लेकिन ये अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में प्रेजेंट होंगे, वरना ये प्रेजेंट कभी भी नहीं होंगे। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अगर ये इनको सिर्फ ये याद रखा जाता है कि एमसीटीडी में सिर्फ और सिर्फ एंटी आरएनपी होगा और कोई एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एंटी आरएनपी नेगेटिव है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज नहीं है पेशेंट में, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है तो डेफिनेटली है। Anti-nuclear antibodies, how do we use these tests in the clinical setting? Because negative अगर होंगे, अगर AN is negative है, मैंने अभी आपसे पहले ये मेरे ख्याल से ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ, अगर AN is negative हैं, that means nothing. I have told you already. That doesn't mean anything. अगर AN is negative हैं, because these are not very specific, ठीक है, तो फिर अगर स्पेसिफिक होते तो फिर हम नेगेटिविटी को बहुत शोर मचाते हैं नेगेटिविटी का। अगर ये पॉजिटिव हैं तो फिर हम ज़रूर इस बात को कंसीडर करेंगे कि हम इसके सब टेस्ट भी करवाएं, हम एंटी डीएस डीएनए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ को भी चेक करें, और अगर ये पॉजिटिव हैं तो फ़ौरन हम सस्पेक्ट कर लें कि इसमें लूपस प्रेजेंट है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट अगेन, अगर क्लिनिकली पेशेंट में सिम्टम्स नहीं हैं तो फिर उसकी पॉजिटिविटी को आपने क्या करना है, क्योंकि ये तो 7 to 10% नॉर्मल लोगों में भी प्रेजेंट होते हैं एएनएस। टेस्ट इन रोमाटोलॉजी, रोमाटॉइड फैक्टर के बारे में बात करें, यूजली पॉजिटिव इन, यूजली ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज रोमाटॉइड फैक्टर आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड पॉजिटिव इन एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस में भी होता है, बल्कि एक और जो डिजीज़ थी ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें भी रोमाटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। तो फिर हाँ, इसलिए दैट इज़ दैट्स दे यूज़ दैट वर्ड यूजली। यूजुअली ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में प्रेजेंट होते हैं, बट और डिजीज़ में भी हो सकते हैं। रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिस ये एक डिजीज़ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट भी खास जो है वो सेंसिटिव नहीं है। वाई, बिकॉज अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई मतलब, इसका मतलब ये है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा भी तो ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। रूमेटाइड फैक्टर के नेगेटिव होने के बावजूद भी रूमेटाइड आर्थराइटिस किसी में हो सकता है, और उस पेशेंट को हम ये कहेंगे कि ये रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव रूमेटाइड आर्थराइटिक पेशेंट है। इसमें रूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव है
और फिर भी इसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। बट रोमेटॉइड फैक्टर का एक बड़ा मज़े की बात है, अगर रोमेटॉइड फैक्टर 1000 या 2000 के दरमियान आ रहा हो तो बेस्ट बात यह है कि हमें ये पता चल जाता है कि प्रोग्नोसिस वर्स है, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर लें। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है रोमेटॉइड फैक्टर का कि आपको वो प्रोग्नोसिस बता देता है, डिजीज़ एक्टिविटी बता देता है। अब देखें, डिजीज़ में ना कई दफ़ा आप ब्लाइंड फील्ड में होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता, आप बिल्कुल एक अंधा चल रहे होते हैं, आप हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो एक हवाई फायरिंग है, आपको इन फैक्टर्स की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि हमें कितनी फायरिंग करनी चाहिए। अगर हवाई फायर हम कर भी रहे हैं तो कितना अग्रेसिवली करनी चाहिए, 1 मिनट में 1 बुलेट मारनी चाहिए या 1 मिनट में 60 बुलेट्स चलानी चाहिए। सो बेसिकली आपको ये वेरी हाई आर एफ 1 to 2000 1800 1500 अबव अगर ये हो आ जाए तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि प्रोग्नोसिस पुअर है, पेशेंट में एक्यूट फ्लेयर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अदरवाइज हमें क्या पता कि उसको कोई वायरल डिजीज हुई भी हो जिसकी वजह से सिम्टम्स खराब हुए हैं। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक्यूट फ्लेयर है या कोई वायरल डिजीज का एक्यूट फ्लेयर है। तो बेसिकली हमें रूमेटॉइड फैक्टर्स ये पता चल जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वर्स हुआ हुआ है। इसलिए इसका अगर ज़्यादा अमाउंट में ये हमें मिल जाए, ज़्यादा काउंट मिल जाए, तो हमें काफ़ी रास्ता मिल जाता है, इशारा मिल जाता है कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। Rheumatoid factor, another disease I have just told you, I have just mentioned. एंका है, एंका के बारे में अगर हम बात करें तो ये अक्सर एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ के बारे में भी कहा जाता है या फिर इनको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है। तो एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ हों या एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ हों, ये कुछ डिजीज़ में पॉजिटिव होते हैं। मैं आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर सी एंका, और में भी होता है लेकिन सी एंका आप सिर्फ ये याद रखें कि वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस में, जिसे पोलियंजाइटिस भी कहते हैं, ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है, उसमें सी एंका आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर सी एंका नेगेटिव है तो इसका कोई रोल नहीं है। अगर आपको वेगनर ग्रेनुलोमेटोसिस मिला है और उसमें सी एंका पॉजिटिव मिला है तो आप कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म आप हमेशा बायोप्सी पे करेंगे। पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में या फिर चर्क स्ट्रास सिंड्रोम में हमेशा आपको पॉजिटिव पी एंका एंटीबॉडीज़ मिलेंगे। ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। Antiphospholipid antibodies, very 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 important disease because it is the only disease, only few one of the disease कि जिसमें आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस मिलता है हमें, वरना हमेशा हमें ग्रेट वेसल थ्रोम्बोसिस हमें बहुत कम मिलता है, हमेशा हमें वेनस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मिलता है, हमें सुपरफिशियल आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हमें बहुत कम मिलता है। सो फिर इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू डिजीजेज दैट इज़ पॉजिटिव फॉर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। लूपस एंटीकोगुलेंट आपको इसमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगे और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ भी मिलेंगे। एंटीकार्डियोलिपिन जो कार्डियोलिपिन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बने होंगे बिकॉज इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव फॉर VDRL एंड RPR। इन दोनों के लिए ये फॉल्स पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट देखिए, इंक्रीज PTT। इंक्रीज PTT उनमें होती है जिसमें ब्लीडिंग डायथेसिस होते हैं, जिसमें ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे उलट है, यहाँ पे हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगी। और ये जो इंक्रीज पीटीटी होगी ये इसलिए होगा क्योंकि एंटी फॉस्फोलिपिड जो है, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे इन विट्रो, तो वहाँ इन एंटी जो फॉस्फोलिपिड वहाँ पे यूज़ होगा, उसके साथ जो है ये एंटी कार्डियोलिपिन और आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये रिएक्ट करेंगे और पीटीटी को इंक्रीज शो कर देंगे फॉल्सली। ठीक है, ये क्योंकि हर जो भी है, जब भी आप पीटीटी चेक करते हैं तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड यूज़ होता है। अब इस जिस ब्लड से आप चेक कर रहे हैं उस पेशेंट को, उस ब्लड में ऑलरेडी उस फॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि लूपस एंटीकोगुलेंट या एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज मौजूद होंगे या एंटीफॉस्फोलिपिड, इन ये एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के ही नाम है। ठीक है, कार्डियोलिपिन भी फॉस्फोलिपिड्स में आता है और लूपस एंटीकोगुलेंट को भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज कहते हैं और इस सिंड्रोम का नाम भी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है। तो एंटीफॉस्फोलिपिड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगे, तो बेसिकली जब हम इन विट्रो पीटीटी चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड के साथ एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगे और फिर पीटीटी इंक्रीज्ड शो करेंगे विच इज़ फॉल्सली इंक्रीज्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ये लगेगा कि शायद इसका पीटीटी इंक्रीज है, हालांकि अगर पीटीटी इंक्रीज होता है तो उस पेशेंट में ब्लीडिंग बहुत होती है, यहाँ पे हाइपर कोगुलेबिलिटी है। लेटर ऑन इसमें भी ब्लीडिंग डायथेसिस आ जाएगा बिकॉज जो पीटीटी जगह जगह चाहिए थे ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो एक ही जगह सारी जगहों पे इस्तेमाल हो जाएंगे और फिर वो नॉर्मल ब्लीडिंग को रोकने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। बट इनिशियली हाइपर कोगुलेबल स्टेट ही आपको मिलेगी। हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से क्या होगा कि आपको जगह जगह थ्रोम्बोसिस मिलेंगे। जाहिर है हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी तो स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा और स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा तो थ्रोम्बोसिस होगा। तो लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, ये अंडरलाइन देखें किया गया है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस को। इट इज़ वन ऑफ द डिजीजेस जिसमें आर्टीरियल
थ्रोम्बोसिस मिलता है हमें। सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन, कई दफ़ा वुमन आती हैं और वो आके बताती हैं कि हमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रही है और 7 दफ़ा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुई है, तो जाके आप एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़ की तरफ ले जाते हैं कि इतनी अबॉर्शन कैसे हो सकती हैं इतनी यंग पेशेंट में, और इतनी दफ़ा नहीं हो सकती, इट इज़ वेरी रेयर। सो फिर जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी हाइपर कॉग्यूबल स्टेट है बिकॉज ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, और फिर इसमें आप पेशेंट को एंटीकोगुलेट करते हैं बिकॉज आप उसे हाइपर कॉग्यूबल स्टेट से वापस लाना चाहते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।